हेलो, स्वागत है आप लोग को संघ लोक सेवा आयोग के सेकेंड पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे आयोग के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ क्या कमीशन। ठीक है, फंक्शन ऑफ कमीशन। और इससे पहले आपको बता दें कि मैंने संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उसे देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आयोग का कार्य। आयोग का कार्य कहने का मतलब यूपीएससी एक आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग। किसका आयोग होता है? तो संघ लोक सेवा का एक आयोग होता है। तो इस आयोग का क्या क्या कार्य होता है यानी क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले बता दें कि ये एक भर्ती का क्या है, एक भर्ती का केंद्र स्तर पे ये एक भर्ती का क्या है, एक संस्था है। ठीक है, विभिन्न केंद्र स्तर पे विभिन्न जो प्रकार का जो जॉब होता है उसका भर्ती का ये क्या है, एक संस्था है। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये एक केंद्र स्तर पे भर्ती का संस्था है। ठीक है। सेकेंड, यह जितने भी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा होता है सिविल सेवा के खास तौर पे, तो सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी यही करता है। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन कौन करता है? तो यही करता है, परीक्षाओं का आयोजन। इसका काम होता है परीक्षाओं का आयोजन करना। और किस प्रकार के परीक्षा का? तो सिविल सेवा यानी कि केंद्र स्तर पे जो भी मतलब कि वैकेंसी निकाली जाती है उसका प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद कहता अखिल भारतीय सेवा। कौन कौन? अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवाएं और केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, केंद्र शासित क्षेत्र में जो लोक सेवा का जो आयोजन किया जाता है, लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम लिया जाता है वह भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवाएं और केंद्र शासित लोक सेवा क्षेत्र में, केंद्र शासित क्षेत्र में जो भी लोक सेवा आयोग का परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये आयोजन किया जाता है। उसके बाद इतना ही नहीं, ये राजपाल के अनुरोध पर, ये राजपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति को स्वीकृत करने के बाद क्या करता है? राष्ट्रपति के स्वीकृत करने के बाद ये क्या करता है? राज्य के किसी मामले में ये राज्यों को क्या करता है? सहायता प्रदान करती है, यानी राज्यों को सलाह देता है। इसको कैसे कॉन्सेप्ट में बोलेंगे कि यूपीएससी का एक यह भी कार्य होता है और ये सबसे बड़ी कार्य है कि यह राज्यपाल के अनुरोध पे, यानी राज्यपाल इससे रिक्वेस्ट करता है, यानी राज्यपाल को कहने पे कोई राज्य में किसी मामले का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को अगर राष्ट्रपति स्वीकृत कर लेता है कि हाँ तुम उस मामले में तुम हस्तक्षेप कर सकता है, तो इसको राष्ट्रपति को स्वीकृत करने के बाद ये जो यूपीएससी होता है ये किसी राज्यों के किसी भी मामले में ये हस्तक्षेप करता है, यानी कि उसको सहायता प्रदान करता है, उसमें जो अपना परामर्श होता है परामर्श देता है। ठीक है, तो ये भी एक काम हो गया। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का जो प्रक्रिया होता है वो यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। पाठ्यक्रम कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि जितने भी प्रकार के जो उच्च कोटि का जो कंपटीशन होता है उसका जो सिलेबस है और परीक्षा का प्रक्रिया यानी एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से होगा, कौन से सिलेबस होगा, ये सारे कुछ निर्धारण करने का काम है किसे? यूपीएससी का काम है परीक्षाओं का पाठ्यक्रम और इसके प्रक्रिया के बारे में निर्धारण करना। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब 2 या 2 से क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संयुक्त रूप से चाहता कि हम लोक सेवा का गठन करें
संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक राज्य मिलकर गठन करने का अनुरोध करता है, तो ऐसे स्थिति में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो यूपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया बिहार है और यूपी है, बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो एक साथ दोनों मिलकर चाहता है कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा मतलब कमीशन बनाए कि हम दोनों को एग्ज़ाम यानी हम दोनों के राज्य में काम करने वाला जो अधिकारी होगा उसको एक ही एग्ज़ाम के प्रक्रिया से गुजरना होगा और दोनों का सिलेबस एक ही होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम लेता है वो कौन लेता है? इस प्रकार का कोई भी, यूपी बिहार तो ऐसा है नहीं, और कोई भी राज्य ऐसा हो सकता है, तो इसका एग्ज़ाम भी कौन लेगा? यूपीएससी लेगा। यानी जब दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त रूप से मिलकर लोक सेवा का गठन करना चाहता है, यानी लोक सेवा आयोग का अपने राज्यों में गठन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस गठन में भाग लेने वाले यानी उस गठन में जो जॉब करने वाला जो अधिकारी होगा उसका नियुक्ति यूपीएससी ही करेगा, यानी उसका एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग इतने पॉइंट को नोट करेंगे, फिर हम लोग उसके आगे का पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। और बताइए कि कैसा लगता है ये सारे पॉइंट आपको, क्या ये जानना ज़रूरी है या नहीं। अगर आप यूपीएससी करते हैं या फिर कोई भी केंद्र स्तरीय का या फिर कोई भी सिविल सेवा में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये खास तौर पे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और जाहिर सी बात है, आप यूपीएससी करते हैं तो यूपीएससी के बारे में ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी अच्छे अधिकारी हो या कोई भी अच्छे ऑफिस में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, तो बोलेगा यूपीएससी। बोलेगा यूपीएससी क्या होता है, बताइए उसके बारे में। आप बताएंगे कि यूपीएससी एक हमारे देश की संस्था है और उसमें पीटी मेंस और साक्षात्कार एग्जाम होता है और उसका सिलेबस ये होता है, बस ये बताएंगे। लेकिन इतना ही बताने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे यूपीएससी हम संविधान के नज़र में बता रहे कि संविधान ने किसे यूपीएससी यानी यूपीएससी का जो हेड होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लेवल का जो यूपीएससी का जो केंद्र है, यूपीएससी का जो क्या बोल सकते हैं उसको, शिखर है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे सलाहकारी कार्य, यानी आयोग का जो सलाहकारी कार्य होता है, यानी एडवाइजरी जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे आयोग का कार्य, तो वो था कुछ मुख्य कार्य। अब सलाहकारी कार्य यानी ये सहायता किस प्रदान से करता है, सरकार को। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि ये एक संघ सरकार की एक क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। ये संघ सरकार की एक क्या है, एक सलाहकारी संस्था होता है यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद ये यूपीएससी जो है संघ सरकार की एक सलाहकारी संस्था तो है ही, साथ ही ये सिविल सेवाओं के ऊपर किसके, सिविल जो सेवक है, सेवा नहीं सिविल सेवक, यानी सिविल सेवक कहने का मतलब है जो भी सिविल सेवा का जो अधिकारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करने के समय ये परामर्श देने का काम करता है। कौन? यूपीएससी। सिविल सेवकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये परामर्श देने का काम करता है यूपीएससी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद अगर यूपीएससी को परामर्श को, ये किसको परामर्श देगा, तो जाहिर सी बात है ये यूपीएससी जो है एक संघ सरकार की एक सलाहकारी संस्था होता है। तो ये सलाह किसको देगा, संघ सरकार को ही देगा। तो जब ये सलाह देता है, ये सिविल सेवाओं के ऊपर, सिविल सेवकों के ऊपर जो कार्रवाई करने के लिए सलाह देता है, अगर उस सलाह को सरकार मानने से इनकार करता है या फिर नहीं मानता है, तो ऐसे स्थिति में सरकार को ये ज़रूरी है कि वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, संसद में सरकार क्या करेगा, जब इसके बात को नहीं मानेगा, ये इसको सलाह को नहीं मानेगा, तो ये संसद में क्या करेगा, सरकार संसद में लिखित एक कारण देना होगा, लिखित कारण बताना होगा कि हम इस कारण से आपका सलाह नहीं माने, क्योंकि आपका यहाँ पे कथन गलत है, आप गलत तरीके अपना रहे हैं, इसीलिए मैं आपका यहाँ पे बात को फॉलो नहीं कर सकता हूँ। ये सारे बात लिख कर सरकार को संसद में देना होगा, ठीक है। कब? जब यूपीएससी की सलाह नहीं मानेगा सरकार, तो ऐसे स्थिति में,
ठीक है। इसके बाद जब सिविल जो सेवक होता है उसका हस्तांतरण, हस्तांतरण कहने का मतलब होता है कि जो अखिल भारतीय सेवा होता है उससे राज्य सेवा में जाने के लिए या फिर किसी संघ सेवा में जाने के लिए क्या करेगा, ये परामर्श देने का काम करेगा। कौन? यूपीएससी क्या करता है, जो सिविल सेवक होता है उसका हस्तांतरण, हस्तांतरण कहने का मतलब होता है ट्रांसफर। हस्तांतरण का सीधा सा मतलब है कि मान लिया यहाँ पे कोई वस्तु है तो यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे कर दिया जाए, यानी हस्तांतरण करने का जो प्रक्रिया है उसमें भी ये परामर्श देने का काम करता है यूपीएससी। ठीक है। अब उसकी बात करता है, ये परामर्श तो देगा ही, साथ ही साथ जब इसका हस्तांतरण होगा सिविल सेवकों का तो इसका जो साक्षात्कार होगा वो भी, इसका आयोजन भी, साक्षात्कार का भी आयोजन यूपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा। अब साक्षात्कार का मतलब क्या होता होगा, तो जब ये हिंदी है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी शब्द नहीं समझ रहे होंगे, तो इसमें आपको जैसे ही इंग्लिश इसका वर्ड बताया जाएगा आप बोलेंगे कि हम तो जानते हैं, तो आपको ये ऐसा शब्द है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। जैसे कुछ चीज़ें होता है जो हिंदी में समझ में ज़्यादा नहीं आता, इंग्लिश वर्ड में ही ज़्यादा समझ में आता है, वैसा ही ये भी एक वर्ड है। साक्षात्कार को बोला जाता है इंटरव्यू। अब तो समझ गए होंगे, यानी जो सिविल सेवकों का हस्तांतरण जब होता है तो उस समय जो इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, आपको पता है कोई भी सिविल सेवा का जो अधिकारी होता है उसको 3 दौर के एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, पीटी, उसके बाद मेंस, यानी पीटी को बोला जाता है प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि ये प्रारंभिक परीक्षा, और एक होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और एक होता है साक्षात्कार यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरव्यू। तब जाकर आपका, जब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये यूपीएससी ही है जो इंटरव्यू लेने का काम करती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद कहता है कि इतना ही नहीं, जब सिविल सेवा का आप तैयारी करते हैं तो आपका जो सिलेबस है, परीक्षा किस तरीके से होगा, यानी परीक्षा का जो प्रोसेस है, यानी कह सकते हैं हम लोग पाठ्यक्रम और जो परीक्षाओं का जो प्रक्रिया है वो, सिविल सेवाओं का पाठ्यक्रम यानी प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, और ये एग्ज़ाम का जो परीक्षा होता है, एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया होता है कि एग्ज़ाम किस प्रोसेस से लेना है, कितने नंबर के एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में कितना समय देना चाहिए, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा या फिर 1 घंटे का, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव होगा, कितने सब्जेक्टिव होगा, ये सारे कुछ निर्धारण करता है यूपीएससी। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है। उसके बाद ये क्या करता है कि मान लिया कोई सिलेबस में परिवर्तन हुआ, परीक्षा, ये तो सिलेबस बनाने का काम इसका है, तो सिलेबस में मान लिया कि परिवर्तन करना, जैसे आप लोग कभी सुने होंगे कि यूपीएससी ने 2020 में अपना सिलेबस को, यानी अपना पैटर्न को बदला, अपना सिलेबस को बदला, तो उसी तरीके से जब ये सिलेबस बदलना इसको होता है तो ये क्या करता है, ये जो कार्मिक जो मंत्रालय होता है, कार्मिक जो मंत्रालय होता है इसको ये परामर्श देता है। ठीक है, इसको ये परामर्श देता है। कार्मिक सिलेबस चेंज करने का काम किसका है? कार्मिक मंत्रालय का, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कौन? यूपीएससी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिलेबस बनाना और सिलेबस को चेंज करना एक तरीके से यूपीएससी के ऊपर है, क्योंकि वही तो सलाह देता है, वही तो परामर्श देता है कार्मिक मंत्रालय को कि आप ऐसे ऐसे सिलेबस में कटौती कर सकते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करता है कार्मिक मंत्रालय द्वारा यूपीएससी के परामर्श से ही सेवाओं का कैडर निर्धारण। अब आप जब एक आईएएस अधिकारी बनेंगे, ठीक है, आप एक आईएएस अधिकारी बनेंगे तो आपको कैडर चुनने का अवसर दिया जाता है कि आप कौन सा कैडर चुनते हैं। ठीक है, या फिर आपको कई बार ये जो आयोग होता है, आयोग के द्वारा ही आपका कैडर को निर्धारण कर लिया जाता है। ठीक है, या फिर अपने मन से भी कैडर को चयन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लिया कि किसी का राजस्थान कैडर मिला तो किसी का दिल्ली कैडर मिला, किसी का बिहार कैडर, किसी का उत्तर प्रदेश कैडर, जो भी आप कैडर निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो कैडर है, कैडर आपको क्या दिया जाए, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण कार्मिक मंत्रालय करता है, लेकिन किसके परामर्श के बाद? ये जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, इसके परामर्श के बाद ही कार्मिक जो मंत्रालय होता है इसका सिलेबस और इसका कैडर, यानी किस क्षेत्र में ये काम करेगा, इसका भी निर्धारण करता है।
कौन? कार्मिक मंत्रालय यूपीएससी के परामर्श के बाद। तो आप लोग इतने पॉइंट को नोट करें, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आयोग की शक्तियां यानी कि पावर्स ऑफ कमीशन। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न किया जाएगा कि यूपीएससी कैसा शक्ति निर्धारण करता है। ठीक है, यूपीएससी किस प्रकार की शक्ति को निर्धारण करता है? तो यूपीएससी जो है ये क्या करता है, सिविल न्यायालय का, क्या सिविल न्यायालय का शक्ति ये धारण करता है। कैसा? सिविल न्यायालय का शक्ति को ही ये धारण करता है यूपीएससी। उसके बाद ये क्या करता है कि यह देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है। यह देश, सबसे पहले तो ये सिविल न्यायालय धारण करता है, उसके बाद देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है। इसका ये पावर होता है, समन जारी कर सकता है। समन जारी कर सकता है कहने का मतलब है ये देश के किसी भी व्यक्ति को अपने हस्तक्षेप में ला सकता है, यानी उससे पूछताछ करने की इसको अनुमति है, इसको अधिकार है। उसको अपने अंडर में रखने का, अंडर कहने का मतलब है कि उसको कैद करके या फिर ज़बरदस्ती नहीं, यानी किसी गलत कार्य में पकड़े जाने के बाद उसको अपने अंतर्गत ये उसे अपने रिमांड्स पे ले सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ समन जारी करना। सबसे पहले तो ये सिविल न्यायालय की शक्ति को धारण करता है, उसके बाद ये देश के किसी भी नागरिक के प्रति ये समन जारी करता है, और उसके बाद इसका सबसे बड़ा काम ये है कि यह किसी भी विभाग से रिपोर्ट मंगवा सकता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, ये किसी भी विभाग से रिपोर्ट मंगवा सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, ये किसी भी विभाग से अपना ये रिपोर्ट मंगवा सकती है। इस मामले में ना तो इसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री और ना राज्यपाल, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इसके हस्तक्षेप में नहीं आ सकता। ठीक है, जब ये एक ऐसी संस्था होती है जो निष्पक्ष रूप से और तटस्थ रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि इसका अधिकारी जितना भी होगा वो संविधान का फॉलोवर होगा, संविधान को फॉलो करेगा और ये सारे करप्शन को खत्म करेगा, और किसी भी ये करप्शन से जुड़ी मुद्दा में ये भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। ये था हमारे आयोग की शक्तियाँ, यानी कि यूपीएससी की पावर क्या होता है, पावर्स ऑफ कमीशन बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी हमारा संघ लोक सेवा का एक आयोग है, यानी कमीशन है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। अब हम लोग देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका, यानी रोल ऑफ यूपीएससी क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया इससे पहले वाले टॉपिक में कि यूपीएससी एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, यूपीएससी क्या है, सलाहकारी संस्था। ये हमारे संघ सरकार को सहायता प्रदान करता है, यानी सलाह देता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती का भी एक संस्था है। ये भी बात बताएं कि भारत में सिविल सेवा का भर्ती का भी एक संस्था है, कौन? यूपीएससी है। और यूपीएससी की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये निष्पक्ष और तटस्थ रूप से कार्य करने के लिए ये सेवकों का नियुक्ति करता है, यानी कि ये ऐसे पदाधिकारी को चयन करता है जो निष्पक्ष रूप से काम करे और तटस्थ रूप से कहने का मतलब है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें ये अगर गलत नहीं है तो उस समय ये एडिंग यानी तटस्थ होगा, यानी किसी को बातों को नहीं फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर गलत मुद्दे में पकड़ा गया तो उसके लिए प्रधानमंत्री आता है पैरवी करने कि इस मुद्दे को चेंज करके आप इसे सही बता दें। तो ऐसे स्थिति में इसको ये अधिकार दिया गया है कि ये प्रधानमंत्री के आगे भी खड़ा हो सकता है, बोल सकता है कि नहीं, हम इस मुद्दे को नहीं खड़े कर सकते क्योंकि ये जो आपका बंदा है, यानी आपके जो भी रिलेटिव संबंधी है, क्योंकि संबंधी रहेगा तभी तो प्रधानमंत्री इसका पैरवी करने आएगा। तो ये गलत है, इसलिए मैं इसके जो मुद्दा है उसको कभी चेंज नहीं कर सकता हूं, और मैं आपका भी बात को यहाँ पे ठुकराता हूं क्योंकि मुझे आपसे मतलब नहीं है, मुझे मेरे संविधान से मतलब है। मुझे संविधान ने ये शक्ति दिया है,
ठीक है। तो ये तटस्थ रूप से और निष्पक्ष रूप से सेवाओं की भर्ती करती है। ठीक है। अब यह एक लोकतांत्रिक देश में, चूंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि सरकारी सेवाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रूप से काम करने वाले अधिकारी को होना जरूरी है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई सरकार हस्तक्षेप न कर सके। अधिकारी को सरकार या कोई फिर मंत्री अपने पावर का नोक झोंक दिखाकर इसको नीचे करने की कोशिश ना करे। इसीलिए संविधान के द्वारा इसे एक बहुत बड़ी शक्ति दिया गया है कि ये निष्पक्ष और तटस्थ रूप से अपना कार्य कर सकता है, और इसी प्रकार का वो अपने अधिकारी अपने सेवाओं में और भी सेवा प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए इसी प्रकार के पदाधिकारी का ये चयनित करता है। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक, आयोग की सीमाएं। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग जानते हैं आयोग की सीमाएं क्या होती है इससे। अब हम लोग देखेंगे आखिरी टॉपिक यूपीएससी के बारे में, आयोग की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ कमीशन। ठीक है। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति कितना हो पावर वाला क्यों ना हो, लेकिन उसका पावर उसका लिमिट तक ही होता है। कुछ भी लिमिट हो, कहीं भी तक हो, किसी का बड़ा लिमिट होता है यानी किसी का बड़ा सीमा होता है, तो किसी का छोटा सीमा होता है। तो उसी तरीके से इसका भी कोई अपना लिमिट है कि आपको इसी लिमिट में रहकर कोई भी वर्क करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो सीमाएं हैं यानी ये कहाँ तक वर्क कर सकती है, किस किस चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकती है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आयोग की सीमाएं में कि जब आरक्षण प्रदान किया जाता है, सरकारी नौकरी में जब आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उस समय यूपीएससी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि किस जाति को, किस कोटि के व्यक्ति को कितना आरक्षण देना चाहिए या फिर कितना नहीं देना चाहिए। इस मामले में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सबसे पहला तो सीमा ये है कि ये आरक्षण प्रदान करते समय ये उसमें भाग नहीं ले सकता। सबसे पहला लिमिटेशन हो गया। सेकेंड, उसके बाद कहता है क्या कि ये ग्रुप सी और जो डी होता है, यानी ग्रुप सी और डी का जो परीक्षा का जो आयोजन है ये बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि ये इसका नियुक्ति नहीं करता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी का भर्ती यूपीएससी द्वारा नहीं किया जाता है। ये हो गया दूसरा। उसके बाद कहता है क्या कि अनेक सार्वजनिक संस्थान जैसे इसरो, डीआरडीओ या फिर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में से जुड़ी जो नियुक्ति होती है वो यूपीएससी के द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या क्या बताएं? इसरो, अनेक संस्थानों, अनेक सार्वजनिक संस्थान, इसरो हो गया, फिर डीआरडीओ और फिर जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है, वो क्या होता है उसमें कोई भी प्रकार की अगर नियुक्ति की बात आती है तो ये सारे संस्थानों में नियुक्ति के लिए यूपीएससी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसमें ये भाग इसको लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट करेंगे कि राष्ट्रपति यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी भी पद या फिर उसकी जो पावर होती है यानी कि उसका सेवा होता है इसमें परिवर्तित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यूपीएससी के किसी भी अधिकारी का पद में क्या कर सकता है, चेंजमेंट कर सकता है, उसका प्रमोशन करना, डिमोशन करना, ये सारे पॉइंट। और उसके बाद उसके जो विषय, उसका जो क्या है सेवा है, यानी सेवा ये कहाँ देगा और इसका सेवा क्या होगा, इसके बारे में भी चेंजमेंट करने का जो हक है वो राष्ट्रपति को है। तो ये था हमारा यूपीएससी का एक बहुत बड़ी जानकारी। तो बताइए कि कैसा लगा हमारा यूपीएससी का जो बेस्ट जानकारी था वो। और आज का वीडियो में खास तौर पे आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपसे कई बार प्रश्न भी किया जाएगा कि आपके देश में या आपके शहर में या कोई भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की बात आती है तो वो कौन करता है, तो वो यूपीएससी द्वारा नहीं किया जाता, इसका कोई अपना अन्य संस्था होगा। ठीक है। और उसके बाद ये एक कैसी संस्था है,
तो ये एक क्या है, एक सलाहकारी संस्था है, सरकार को सलाह करता है और ये सिविल सेवाओं का भर्ती का भी एक एजेंसी होता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग बताइए कि कैसा लगा हमारा क्लास, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे भी बढ़कर और भी जैसे CBI CID ये सब सारे के ऊपर हम टॉपिक लेकर आएंगे जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो वो सारे अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।